हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। बिहार स्पेशल सीरीज़ के वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो बिहार का सामान्य परिचय अपलोड किया हुआ है। जो नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। इस वीडियो में प्राचीन बिहार का इतिहास को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार का वीडियो बहुत जल्द ही इस चैनल में अपलोड हो जाएगा। प्राचीन बिहार, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। हेडिंग क्या है? प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आता है जिससे बिहार के बारे में जाना जा सकता है? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर से जो है ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लोरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब है बाबर की गुफाएं। यहाँ से भी पुरातात्विक स्रोत की प्राप्ति होता है। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक से भी बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्ति आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। ये तो पुरातात्विक स्रोत है जिससे बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके बाद है दूसरा साहित्यिक स्रोत, जिससे बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। रामायण से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक से भी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है जिसके बारे में बिहार की जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज का इंडिका बुक, फायान, इतिसिंह और हुएन सांग के यात्रा वृत्तांत से भी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। बिहार के बारे में जानकारी किस किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब है पाषाण काल। पाषाण काल में पाषाण काल में बिहार का क्या क्या स्थिति था? पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की जिंदगी संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? आखेटक और खाद्य संग्राहक था। ठीक। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि प्राप्त हुए। ये किस काल के हैं? तो पूरा पाषाण काल के हैं। जो दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से क्या प्राप्त हुए हैं? तो कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। अब है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मध्य पाषाण काल में मानव क्या थे? आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। ठीक। मानव के द्वारा सबसे पहले पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। दक्षिण बिहार में मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के दक्षिण बिहार में कहाँ से? मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। यह मध्य पाषाण काल। अब है नव पाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। पत्थर एवं हड्डियों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से, चेचर से, मनेर और सेनुआर से। ठीक। अब कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल के गुफा चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से। ठीक। नव पाषाण काल, ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र पाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराढ़ी, चेचर, मनेर, सेनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण काल के अवशेष बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चिरांद से, सोनपुर से, ताराढ़ी से, चेचर से, मनेर से, सेनुआर आदि से। ठीक। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ताम्र पाषाण काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त और किसके औजार का प्रयोग किया जा रहा था? तो ताम्र के उपयोग के प्रमाण मिले। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब वैदिक काल में बिहार की क्या स्थिति था?
आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। अब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है, उस सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस नदी के तट पर हुआ था? गंडक नदी के तट पर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना में मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, इसमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में किया गया है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा किस रूप में किया गया? तो विधेय के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विधेय क्षेत्र किसको दर्शाता है? तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कौन सा शब्द से संबोधित किया गया है? कीकट और व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को क्या कहा गया है? अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब महाजनपद काल में बिहार का क्या स्थिति था, उसको जानते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी किस किस से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। 16 में से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 3 महाजनपद। एक वज्जी या लिच्छवी जो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा मगध, पटना गया नालंदा क्षेत्र। मगध के अंदर कौन कौन क्षेत्र आता है? पटना गया नालंदा क्षेत्र। तीसरा था अंग जो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र आता था। वज्जी संघ महाजनपद के बारे में, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विधेय, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ के में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन सा जनपद था? तो लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली था। लिच्छवी जनपद की राजधानी कहाँ था? वैशाली था। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विधेय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। मिथिला के विधेय और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। ठीक, वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दिया जाता है? वज्जी संघ या लिच्छवी को। अब है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। मगध महाजनपद जो है कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में है। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ है? भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग के अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त को हराकर किसने हराया था? तो बिंबिसार ने। उसको किसमें मिला लिया? तो मगध में मिला लिया था। अब है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना वृद्धरथ ने किया था। मगध महाजनपद की राजधानी स्थापना किसने किया था? वृद्धरथ ने किया था। वृद्धरथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वृद्धरथ का पुत्र जरासंध जो है मगध वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। जरासंध को किसने युद्ध में पराजित किया था? तो भीम ने पराजित किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व ईस्वी में की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार।
बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेल्हना या चेलना थी। चेलना लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना था। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक कौन बना? अजातशत्रु बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। वज्जी संघ और मल्लों को किसने पराजित किया था? तो अजातशत्रु ने पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रारंभ में किस धर्म को? जैन धर्म को। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके संरक्षण में किया गया? अजातशत्रु के। कहाँ में किया गया? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में किया गया। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थित नगर था। उदयन ने 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। उदयन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। अब शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह कौन सा वंश का स्थापित किया? शिशुनाग वंश स्थापित किया, जिसका कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया? वैशाली। हर्यक वंश का राजधानी कहाँ था? राजगिरी या गिरिव्रज। उसके बाद उदयन ने राजगिरी से राजधानी को हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र को बनाया। उसके बाद आता है हर्यक वंश का अंत करके शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिलाया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। वत्स और कौशाम्बी को मगध में किसने शामिल किया था? तो शिशुनाग ने शामिल किया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बनता है? कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा हो गई। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः कहाँ हो गई? पाटलिपुत्रा हो गई। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ? तो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। उसके बाद आ जाता है नंदवंश। नंदवंश का कार्यकाल 344 से 321 ईसा पूर्व के बीच में था। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद ने किसका उपाधि धारण किया था? एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। ठीक। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध में सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। व्याकरण के महान विद्वान कौन थे? पाणिनि। किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? घनानंद के शासनकाल में किया था।
नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। अब मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल रहा था। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस ने कहा। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हो गया। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह किससे हो गया? यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदूकुश पर्वत ईरान तक, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदूकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। उसके बाद बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच रहा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से जाना जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा और सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद कौन आता? अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच इसका कार्यकाल रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। मौर्य वंश की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंहल अनुश्रुतियाँ बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पहले कौन सा धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया लुम्बिनी में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। किसने? अशोक के शासन में। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालीन, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक,
देवधर्मन, सत्यधनुष एवं वृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। मौर्य वंशों का शासनकाल कितने दिनों तक था? तो 137 वर्षों तक था, और इस वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। बौद्ध धर्म एवं अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। सौतेली माँ या मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन वो 4 दृश्य था? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपनाया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन 4 आर्य सत्य हैं उसको जानते हैं। दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के कौन कौन त्रिरत्न है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम वैशाली। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वैशाली गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे: सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक: जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड है। महाभिनिष्क्रमण या गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक क्या है? पदचिन्ह या स्तूप। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उद्देश्य, इसका प्रतीक क्या है? चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संहिता के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन भागों में विभाजित हुआ था? तो हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। सुत्त पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध के उपदेश। सुत्त पिटक में उपदेशों का संकलन मिलता है। सबसे वृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? तो आनंद ने किया था। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन मिलता है। विनय पिटक में क्या मिलता है? नियमों का संकलन। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? उपाली ने किया था। सुत्त पिटक का आनंद ने किया था। सुत्त पिटक में उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में नियमों का संकलन है। अब है तीसरा अभिधम्म पिटक। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किसने किया? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अब बौद्ध संहिता या सभा, टोटल 4 बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। अब उसके बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? राजगिरी था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्ष महाकश्यप था। विशेषता इसका क्या था? सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना। प्रथम बौद्ध संहिता में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। अब द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? वैशाली में था। इसका शासक कौन था? तो काला शोक। और इसका अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। महासंघिक एवं अस्थवीर के रूप में विभाजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता वैशाली में हुआ था।
किसके शासनकाल में हुआ? तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो उसका अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। शासक उस समय कौन था? अशोक। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। प्रथम बौद्ध संहिता में 2 पिटक का रचना हुआ था, एक शुद्ध पिटक और विनय पिटक। तृतीय बौद्ध संहिता में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कहाँ था? कुंडलवन, कश्मीर। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। इसका विशेषता क्या था? महायान एवं हीनयान में विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संहिता में महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किस में मिलता है? तो जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर कहलाता है। चैत्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। स्तूप में क्या होता है? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान। बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान को क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। ठीक। अब जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इसका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्यत पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वह किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन काशी के राजा थे। उसके पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्यत पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का शिक्षा दिया था। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिग्रह। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह में 499 ईसा पूर्व माना गया है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्या था। उनके जामाता या दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गिरि त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति जिभ्रिंग ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य बोले तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? रिजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत है। 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर थे। अब जैन धर्म में टोटल कितने हैं? 5 महाव्रत है। सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, और चौथा 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। 4 महाव्रत को पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था और 5वां को किसने किया? तो महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया। अनेकांतवाद या सियादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। अनेकांतवाद या सियादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? तो राजगिरी में दिया था। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक क्या क्या है? जैसे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, उसके प्रतीक क्या है? बैल या ऋषभ है। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ, उसके प्रतीक क्या है? हाथी। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ, उसका प्रतीक क्या है? हाथी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, उसके प्रतीक क्या है? सर्प। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, उसका प्रतीक क्या था? सिंह। महावीर स्वामी के प्रतीक क्या है? सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वसुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। अब जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। विशेषता क्या है? दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन होता था।
प्रथम जैन संहिता में दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन होता है प्रथम जैन संहिता में। द्वितीय जैन संहिता कब होता है? 512 ईस्वी। कहाँ में हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवहरदी क्षमाश्रमण। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संहिता में हुआ था, श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। दिगंबर को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो भद्रबाहु ने किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था। श्वेतांबर को किसने नेतृत्व प्रदान किया? स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी एवं यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। उसके बाद है शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह वृद्धरथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था और वह वृद्धरथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल भी किया था। पुष्यमित्र ने किसका उपाधि लिया था? सेनानी का उपाधि लिया और यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध करवाए? 2। इसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बने। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक, उसके बाद आता कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने किया? तो वसुमित्र ने किया था। किसका हत्या करके? तो देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। वसुमित्र शुंगों के आमत्य या मंत्री थे। ठीक, कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश भी क्या था? ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। कण्व वंश का अंत किसने किया? सिमुक ने। किसका हत्या करके? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा का हत्या करके। ठीक, उसके बाद आता है कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम इस प्रकार है: हिंद, यूनानी, शक, पहलव, उसके बाद कुषाण। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं: ISPK। आई से हो गया हिंद यूनानी, एस से हो गया शक, पी से पहलव, के से कुषाण। ठीक, तो सबसे अंतिम में कौन आया था? कुषाण। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इस वंश में सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ था। ठीक, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना किया था, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना किया था, बुद्धचरित की रचना की थी, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय किस कला का विकास हुआ था? तो गंधार एवं मथुरा कला का विकास किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन कुंडनवल वन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने चलवाया था। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग पर किसका आधिपत्य था? तो कुषाणों का आधिपत्य था। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी से 280 में की थी। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच शासन किया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया था। गुप्त संवत किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक, उसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 के बीच रहा था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक और प्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। क्या क्या उपाधि धारण किया था? परक्रमांक और
अप्रतिरथ की उपाधि किसने धारण किया था? तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा किसमें मिलता है? तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं, उत्तरापथ के कितने? 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के भी प्रमाण मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है। 375 ईस्वी में किसके राजा बनने का साक्ष्य मिला है? तो रामगुप्त के। लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। अब उसके बाद कौन राजा बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण किया था। देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। चंद्रगुप्त किससे किससे शादी किया था? ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन किया। इस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा था। 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लोह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक और भरूची। किसके 9 रत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 के बीच रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में होता है? तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच रहता है। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या चीज़ का जानकारी मिलता है? तो स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित करने की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त किसका उपाधि धारण किया था? तो शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। किस गुप्त काल को किसका संज्ञा दिया गया? तो स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक, उसके बाद है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। पाल वंश का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। 750 ईस्वी में किया था। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल ने किया, बिहार शरीफ में। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक, उसके बाद है सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में का निर्माण भी धर्मपाल ने किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था।
त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो धर्मपाल ने लिया था, जिसमें प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ और बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया था। उत्तरापद के स्वामी की उपाधि किसने धारण किया था? तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। ठीक। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। ठीक। पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पालकालीन कांसे की मूर्ति जो अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। धीमन एवं वीटपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक एवं उसकी राजधानी क्या था? वृहद्रथ वंश का नाम क्या? वृहद्रथ या शासक, उसका राजधानी क्या था? गिरिव्रज या राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी था। ठीक। बिंबिसार के समय गिरिव्रज या राजगिरी, राजधानी क्या था? गिरिव्रज या राजधानी था। ठीक। उदयन के समय पाटलिपुत्र राजधानी था। शिशुनाग के समय वैशाली राजधानी था। कलाशोक के समय पाटलिपुत्र राजधानी था। नंद वंश के समय पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र। कुषाण वंश का राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा था। गुप्त वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। अब प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिसमें राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। बुद्धचरित अश्वघोष, जिसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। उसके प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन, जिसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। उसके सीयूकी हुएनसांग, सीयूकी किसका, उसका लेखक कौन है? हुएनसांग, जो भारत यात्रा का विवरण है। इंडिका मेगास्थनीज, मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंद पन्नो के लेखक कौन है? नागसेन, बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण। ललित विस्तार, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। महावंश, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ किसमें है? जातक कथाएं में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, बस उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पे इस वीडियो का PDF मिलेगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।